हेलो एवरीवन, आज की इस लेक्चर में हम बात करेंगे पालग्रेव की गोल्डन ट्रेजरी के एक्सप्लेनेशन को लेकर। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, आपके पालग्रेव की गोल्डन ट्रेजरी में से आपको 21 पोएम पढ़ने हैं पार्ट 1 में एलएनएमयू में, ठीक है। उनमें से आपका कोई भी अगर पोएम आ जाता है तो उसका एक्सप्लेनेशन लिखने का फॉर्मेट क्या रहेगा, और अगर उनमें से कोई अगर पोएम आपको नहीं आता है और वही एक्सप्लेनेशन आ जाएगा तो उसका एक्सप्लेनेशन कैसे लिख सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि आपका कौन सा टॉपिक है जिससे आपका एक्सप्लेनेशन पूछा ही जाता है, कौन से वीवीआई टॉपिक है उसके बारे में भी बताया जाएगा। और वीडियो ये थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि ये एक ही वीडियो आएगा पालग्रेव की गोल्डन ट्रेजरी का, और इसी में पूरा का पूरा डिस्कशन इसी में कर लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा लंबा वीडियो हो सकता है, लेकिन आप एक बार इस वीडियो को अच्छा से देख लेंगे तो आपको दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक बार रिवाइव करा देता हूँ। पिछले लेक्चर में मैंने आपका द ईव ऑफ सेंट एग्निस का लेक्चर लिया था एक्सप्लेनेशन का, जिसमें मैंने द ईव ऑफ सेंट एग्निस का एक्सप्लेनेशन का फॉर्मेट बताया था, और उसका एक लेक्चर बाकी है जो कि मैं द रैप ऑफ द लॉग खत्म करूंगा ना 1-2 दिन में, तो उसके बाद मैं उसका एक और लेक्चर बना दूंगा, ठीक है। इसमें आज पालग्रेव की गोल्डन ट्रेजरी के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, पेपर 1 में आपका क्या है, एक भी एक्सप्लेनेशन का क्वेश्चन नहीं आता है, जबकि पेपर 2 का जब एग्जाम होगा ना उसमें से आपका 30 मार्क का एक्सप्लेनेशन का पूछा जाएगा, 30 मार्क आपका एक्सप्लेनेशन का पूछा जाएगा, ठीक है। तो देखिए 70 मार्क्स सबके लिए सेम रहेगा, उसका आंसर भी सब एक ही तरह से देंगे, तो उसमें आपका मार्क इंप्रूवमेंट होगा कि नहीं उससे मतलब नहीं है। लेकिन ये 30 मार्क आप अच्छे से अगर कवर करते हैं तो यही एक ऐसा मार्क्स है जो कि आपका मार्क्स का यहाँ से वहाँ ले जा सकता है। यही एक ऐसा टॉपिक है जो आपके मार्क्स को बहुत ही ऊपर ले जा सकता है, तो इस पर खास ध्यान रखना है क्योंकि यही में आपका बहुत अच्छा करना है। अब चलिए इसमें आगे बात करते हैं। तो देखिए एक बार और इसको बता देता हूँ कि देखिए आपके लॉन्ग आंसर से 2 पोएम आते हैं, 2 पोएम में से एक्सप्लेनेशन आते हैं। पहला है आपका द ईव ऑफ सेंट एग्निस से, और दूसरा है आपका द रैप ऑफ द लॉग से, जिसमें द ईव ऑफ सेंट एग्निस का मैंने एक्सप्लेनेशन से लेकर क्रिटिकल एप्रिसिएशन सारा कुछ खत्म कर दिया है, जिसमें आपको 2 ऑप्शन रहेगा एक्सप्लेनेशन आएगा तो, और उसमें से आपको एक एक्सप्लेनेशन बनाने हैं, जिसका लिंक मैंने एक वीडियो कल बनाया था एक्सप्लेनेशन के ऊपर, जिसका फॉर्मेट वगैरह बताया था, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, अगर आप नहीं देखे तो देख सकते हैं। और द रैप ऑफ द लॉग जो कि 1 से 2 दिन में आपका पढ़ाया जाएगा, उसका मैं एक्सप्लेनेशन का बना दूंगा स्पेशली, और एक क्रिटिकल एप्रिसिएशन का उसका इंट्रोडक्शन पार्ट बना दूंगा, तो वो भी खत्म हो जाएगा। तो इन दोनों के बारे में तो आज चर्चा नहीं करेंगे, आज हम चर्चा करेंगे पालग्रेव की गोल्डन ट्रेजरी का जो 15 मार्क्स कवर करता है आपका एक्सप्लेनेशन का पार्ट, जिसमें आपको 4 ऑप्शन रहेगा, मतलब 2 क्वेश्चन आएंगे, 4 ऑप्शन रहेगा, और उसमें आपको 2 एक्सप्लेनेशन के क्वेश्चन बनाने हैं, और 2 एक्सप्लेनेशन के क्वेश्चन के लिए आपको कितना मार्क्स मिलेगा, आपको 15 मार्क्स मिलेगा, 7.5 मार्क्स करके, ठीक है। तो ये वाला तो कवर पार्ट हो जाएगा, इसका कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसका जो स्पेशल वीडियो बनाया उसमें आपका बिल्कुल उसमें से छूटेगा नहीं। बस उसमें कैसे करना है आप वो वीडियो देख लीजिएगा, दोनों ये एक्सप्लेनेशन वाला द ईव ऑफ सेंट एग्निस का और द रैप ऑफ द लॉग का आएगा तो उसका देख लीजिएगा, ई नहीं छूटेगा। लेकिन पालग्रेव की गोल्डन ट्रेजरी का जब इतने सारे पोएम 21 पोएम है, उनमें से जब आप कवर कीजिएगा 15 मार्क्स के लिए आपको अच्छे से मेहनत करना पड़ेगा। तो पालग्रेव की गोल्डन ट्रेजरी में कुछ ऐसे सिलेक्टेड टॉपिक है जिससे बहुत ही ज़्यादा चांस है कि उसी से आएगा, तो उसके बारे में मैं बता देता हूँ, उसको बस आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसमें से आपका एक ना एक एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, दोनों एक्सप्लेनेशन, और उसको अच्छे से करके आ जाना है। तो 4 ऑप्शन रहेगा आपको, मतलब 2-2 ऑप्शन 2 जगह रहेगा, और उसमें से आपको एक ऑप्शन बनाना है, ठीक है। तो 7.5 मार्क्स मिल जाएगा, 15 मार्क्स, ठीक है। तो चलिए आपको सबसे वीवीआई टॉपिक से रूबरू करवाते हैं कि पालग्रेव की कौन से टॉपिक हमको पढ़ के जाने हैं। तो इसमें सबसे देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है द पुल्ली, जो कि जॉर्ज हार्वर्ड द्वारा लिखा गया है। ये वाली पोएम मैंने कवर करवा दिया, इसका क्रिटिकल एप्रिसिएशन भी कवर करवा दिया, इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन भी कवर करवा दिया है। इसका मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक, तो देख सकते हैं, और अगर देख लिए तो बहुत अच्छी बात है। देखिए इसमें जो रेड वाली है वो 4 पोएम है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक्सप्लेनेशन के लिए। पहला है द पुल्ली, दूसरा है आपका माई लास्ट डचेस, तीसरा है आपका टू द स्काईलार्क जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ द्वारा लिखा गया है, और चौथा है आपका ओड टू अ नाइटिंगेल। ये चारों एक्सप्लेनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें दूसरा है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है माई लास्ट डचेस। ये दोनों को तो बिल्कुल एक्सप्लेनेशन छोड़ के नहीं जाइएगा, क्योंकि ये दोनों को मैंने वैसे पहले ही पढ़ा दिया था, क्योंकि मैं जानता था कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका एक्सप्लेनेशन भी और क्रिटिकल एप्रिसिएशन भी। तो इन दोनों ये इसमें से मैंने 4 पढ़ाए हैं पूरे के पूरे। ये टू द स्काईलार्क भी पढ़ाया, ओड टू अ नाइटिंगेल, इसका
दो एक्सप्लेनेशन, इसका 8 स्टेंजा इसमें, तो इसमें से 4 स्टेंजा मैंने पढ़ा दिए थे। अब बस इसका क्रिटिकल एप्रिसिएशन बाकी है और इसका क्रिटिकल एप्रिसिएशन बाकी है। उसके बाद आपका क्रिटिकल एप्रिसिएशन का ये 5 पार्ट खत्म हो जाएगा, इसी में से आपका क्रिटिकल एप्रिसिएशन आ जाएगा। और स्टेंजा की बात करें तो इन 8 को आपको पढ़ के जाना है, क्योंकि इसमें से कोई भी आपको आ सकता है, लेकिन उसमें से भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट की बात करें तो ऊपर का 3 और ओड टू अ नाइट एंगल, ये 4 जो है ये बहुत ही एक्सप्लेनेशन के लिए महत्वपूर्ण है। तो इन चारों को पढ़ के जाइएगा। और चारों में की बात बताएं तो देखिए इन तीनों का मैंने पढ़ा दिया है। द पुल्ली का पूरा पढ़ा दिया एक्सप्लेनेशन, इसके साथ साथ माई लास्ट डचेस का पूरा पढ़ा दिया है, टू द स्काईलर का भी बहुत अच्छे से पूरा का पूरा पढ़ा दिया है। अब ओड टू अ नाइट एंगल का क्या है, ओड टू अ नाइट एंगल का भी आधा पढ़ा दिया, तो इसको बस अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगर आपके एग्जाम में थोड़ा सा डिले कर दिया जाएगा तो मैं इन चारों को भी पढ़ा दूंगा, तो आपका एक्सप्लेनेशन भी क्लियर रहेगा, ठीक है। तो इन चारों में से इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसका हो सकता है कि मैं आपका इसका PDF प्रोवाइड कर दूं, इसको टेक्स्ट आप देख लीजिएगा कि इसमें क्या सब लिखा हुआ है, और अगर टाइम मिला तो मैं पढ़ा भी दूंगा। तो ठीक है, ये आपको 8 टॉपिक करने हैं एक्सप्लेनेशन के लिए। अब चलिए इसका एक्सप्लेनेशन का फॉर्मेट क्या रहेगा, तो चलिए एक्सप्लेनेशन का फॉर्मेट देखते हैं। तो पोएम कोई भी आपका आए, देखिए पोएम आपका कोई भी आए, 21 पोएम में से आपका कोई भी पोएम आए, आपको इसी फॉर्मेट से लिखना है, ठीक है। इस फॉर्मेट से आपको लिखना है। इसमें सबसे पहले आप क्या लिखिएगा, पोएम का इंट्रोडक्शन रेफरेंस लिखिएगा, जिसमें लिखाएगा दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम, यहाँ पे आपका रहेगा पोएम का नाम, और विच इज़ ब्यूटीफुली रिटन बाय, जो कि लिखा गया किसके द्वारा, अ वेरी फेमस पोएट, यहाँ पे पोएट का नाम दीजिएगा। और ही इज़ मोस्ट पॉपुलर ऑफ एलिजाबेथन एज, विक्टोरियन एज, जिस एज के वो बहुत ही फेमस पोएट रहे हैं उसके बारे में। और ये एज वाली सिस्टम हटा दीजिएगा, अगर मेटाफिजिकल पोएट अगर रहेगा तो वहाँ पे लिखिएगा, वहाँ पे आप लिखिएगा ही इज़ मोस्ट फेमस मेटाफिजिकल पोएट, ठीक है। तो यहाँ पे आप रेफरेंस में क्या लिखेगा, मतलब ऊपर की 3 लाइन में दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम, मान लीजिए माई लास्ट डचेस का है, तो दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम माई लास्ट डचेस विच इज़ ब्यूटीफुली रिटन बाय अ फेमस पोएट रॉबर्ट ब्राउनिंग, ही इज़ मोस्ट पॉपुलर विक्टोरियन पोएट, यहाँ पे, ठीक है। ये 3 लाइन आप लिख दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे जो आप दीजिएगा, यहाँ पे कुछ भी आप दीजिएगा, चाहे जिस पोएम का नाम दीजिएगा उसको इन्वर्टेड कॉमा में अच्छे से दीजिएगा, क्योंकि इन्वर्टेड कॉमा देना बहुत ही ज़रूरी रहता है, ठीक है। तो उसको अच्छे से इन्वर्टेड कॉमा में दीजिएगा। तो ये 3 लाइन ऊपर का क्लियर। अब देखिए नीचे में क्या है, इन दिस लाइन्स क्या लिखा हुआ है, इन दिस लाइन्स द पोएट वांट्स टू से दैट, मतलब ये हुआ कि इस पोएम, ये स्टेंजा के माध्यम से पोएट कहना चाहते हैं कि क्या कहना चाहते हैं। तो इसमें आपका जो 4 लाइन आपको समझ में आ रहा होगा, जिसमें मान लीजिए हम 3-4 पढ़ाए हैं, अब वही मेरा सेम टू सेम आ गया, तो आप क्या उसका अच्छे से नहीं दे सकते, हम बहुत अच्छे से पढ़ाए तो उसमें आप अच्छे से उसका एक्सप्लेन कर दीजिएगा। तो इसके माध्यम से ये क्या कहना चाहते, तो उसको अच्छे से आप लिख दीजिएगा यहाँ पे। और मान लीजिए आपका कोई ऐसा पोएम आया जो मैंने नहीं पढ़ाया है, क्योंकि टाइम नहीं था तो नहीं पढ़ाया, तो उसमें क्या आपको आपको क्रिटिकल एप्रिसिएशन तो होगा ना आपके पास, तो उसी में का आपको जो मेन समरी है, जो मेन बातें हैं, उसको आपको समरी के तौर पे इसके अंदर लिख देना है, ठीक है। और इसके अलावा अगर उससे आपको उसमें का कीवर्ड से आपको कुछ समझ में आ रहा है तो उसके बारे में लिख दीजिएगा। तो इन 3 चीज़ों का आपको इसमें भरना है, ठीक है। और ज़्यादा मत भरिएगा, ऐसा नहीं है कि 2 पेज में 3 पेज में आप लिख दीजिएगा, 2 से 3 पेज में नहीं लिखना है बाबू। उसमें सिर्फ आप इतना से मान लीजिए 70 से 80 वर्ड मैक्सिमम डालिएगा ये बीच वाली में, ठीक है। इससे ज़्यादा मत डालिएगा, क्योंकि इससे ज़्यादा सही नहीं रहेगा। अब उसके बाद देखिए इतना हो जाएगा। अब उसके बाद क्या है, क्रिटिकल नोट। अब क्रिटिकल नोट क्या होता है बाबू, तो देखो क्रिटिकल नोट ऐसा होता है कि जब आप सीनियर और आगे जाइएगा तो आपको क्रिटिकल नोट के बारे में बताया जाएगा। मतलब कि क्रिटिकल नोट ऐसा होता है कि क्रिटिकल नोट का आप जोड़िएगा ना तो आपका सबसे आंसर सबसे डिफरेंट लगेगा, और डायरेक्ट जो एग्जामिनर होगा उसको पता चल जाएगा कि आप पढ़े या नहीं। मान लीजिए आपको इस पोएम का राइमिंग स्कीम पता है, फिगर ऑफ स्पीच पता है, ये जो पोएम है कैसे लिखा हुआ है ये पता है, तो ये वाला उसको देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ये आपका व्यू पॉइंट ये देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी है उसको, क्योंकि आपका सबसे पहला नज़र यहाँ पे जाएगा एग्जामिनर का, और ये जैसे ही एग्जामिनर देखेगा ना वो समझ जाएगा कि पढ़े हुआ है। और ये वाला ऊपर की लाइन में, तो ये दोनों जो चीज़ देख लेगा तो उसको ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये अंदर में आपका कुछ भी लिखा रहेगा ये वो नहीं पढ़ेंगे, निश्चित है। तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपको अच्छे से पढ़ के ये अच्छे से याद करके उसको अच्छे से लिखना है, ठीक है। बीच में आपको अगर याद रहे तो अच्छे से लिखना है, नहीं रहेगा तो समरी ऐड करके चले आइएगा। तो इसमें आप देख लीजिए, एक और बात इसमें आपको समझा देता हूँ कि मान लीजिए जो आप पोएम पढ़े हैं उसमें मान लीजिए आपका 2 लाइन का स्टेंजा सब है, तो उसको क्या बोलेंगे बाबू, कपलेट। अगर 4 लाइन की स्टेंजा है तो उसको क्या बोलते हैं, क्वार्ट्रेन। अगर 5 लाइन की स्टेंजा है तो उसको बोलते हैं क्विंटेन, और 6 लाइन की स्टेंजा को सेस्टेट, और 7 लाइन की स्टेंजा को ऑक्टेव। तो ठीक है, जैसे कि माई लास्ट डचेस से कपलेट फॉर्म में, हीरोइक कपलेट में लिखा गया, तो यहाँ पे लिखिएगा कपलेट। ऑल स्टेंजा इन दिस पोएम इज
कपलेट, ठीक है। मतलब ऐसा कर लीजिए कि माई लास्ट डचेस का सारे पोएम जो है सारे के सारे स्टेंजा कपलेट फॉर्म में लिखा गया है। उसके बाद राइमिंग स्कीम की बात करें तो कपलेट है तो ए होगा, बी होगा, सी होगा, ये तो कंफर्म है। अब मान लीजिए हम क्रिटिकल एप्रिसिएशन लगाते हैं और मान लीजिए वो माई लास्ट डचेस का आ गया, तो उसमें क्रिटिकल एप्रिसिएशन में आपको फिगर ऑफ स्पीच हम बताए होंगे, तब फिगर ऑफ स्पीच आपको डाल देने हैं, ठीक है, कि क्या क्या फिगर ऑफ स्पीच है। तो ये डायरेक्ट उसके इंप्रेशन बहुत ही अच्छा डालेगा एग्जामिनर के पास। और ये जो चौथा लाइन है जो हमेशा फिक्स आपको रखने हैं, द लैंग्वेज ईजी एंड ईजी टू अंडरस्टैंड, ठीक है। द लैंग्वेज इजी की जगह पे आप सिंपल लिख लीजिएगा यहाँ पे, द लैंग्वेज इज सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो यही आपका फॉर्मेट रहेगा देने का। और एक और फॉर्मेट बताएंगे जो कि आपको मान लीजिए एक और प्रॉब्लम आता है उसमें अगर नहीं होगा तो वो वाला आपको सेट करना है। तो ये होगा, ऐसे ही आपको लिखने हैं पूरे के पूरे स्टेंजा ऐसे, द लैंग्वेज इज सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड के साथ आपको कंफर्म कर देना है। इसमें आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, इतना कंफर्म है। अब चलिए इस पर एक एग्जाम्पल करा देता हूँ मैं आपको। तो एग्जाम्पल की बात करें इसमें, तो ये मैंने एक एग्जाम्पल लिया है माई लास्ट डचेस का पहला पोएम जो कि आपके प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया है, ठीक है। तो इसको मैं करा देता हूँ। तो इसके पहले मैं 4 लाइन जो है उसको मैं एक बार और समझा देता हूँ। एक बार तो मैं समझाया ही था जब पढ़ाया था, तो एक बार और समझा देता हूँ। तो देखिए यही वाला लाइन का मैंने एक्सप्लेनेशन लिखा है। तो यहाँ पे लिखा है दैट माई लास्ट डचेस पेंटेड ऑन द वॉल। जो वहाँ पे क्या देखिए उसमें 3 कैरेक्टर होते हैं। पहला रहता है ड्यूक ऑफ फेरेरा, दूसरा रखता है काउंट का मैसेंजर जो कि रिश्ता लेके आया रहता है ड्यूक ऑफ फेरेरा के मतलब में महल में, मतलब उसके पैलेस पे। ड्यूक का मतलब होता है राजा, तब फेरेरा एक शहर था वहाँ का राजा। और एक काउंट है जो कि दूसरा राज्य को बोला जाता है, तो दूसरे राज्य के राजा एक मैसेंजर भेज रहते हैं अपनी बेटी का रिश्ता लेके यहाँ पे। और जो ड्यूक ऑफ फेरेरा की रहता है उसकी पत्नी मर चुकी रहती है, ठीक है। तो दैट में यहाँ पे इस लाइन का मतलब उसी की पत्नी के बारे में, पेंट के बारे में, पेंटेड जो वॉल पे रहता है पेंटिंग, उसके बारे में बताया जा रहा है। तो क्या लिखा हुआ है, दैट माई लास्ट डचेस पेंटेड ऑन द वॉल। जो मेरी ये पत्नी का फोटो है जो कि वॉल पे पेंटिंग जो है वॉल पे पेंटिंग जो लगा हुआ है, ये मेरी लास्ट पत्नी का है, मतलब माई लास्ट डचेस का है। लुकिंग एज इफ सी वेयर अलाइव, मतलब जो ऐसा लग रहा है कि ये जो मेरी पत्नी है जो मर चुकी है, लेकिन वो ऐसा लग रहा है कि वो अभी भी जिंदा है, ठीक है। उसके बाद आई कॉल दैट पीस ऑफ वंडर, और ये एक पीस ऑफ वंडर है। नाउ फ्रॉप एंड ऑफ हैंड्स, जो कि फ्रॉप एंड ऑफ कौन था, जो उस पेंटिंग को बनाया था, ठीक है। नाउ फ्रॉप एंड ऑफ हैंड, जो कि फ्रॉप एंड ऑफ के हाथों से बनाया गया है, और जिसका हाथ जो है वर्क बिजली अड, जो कि एक पूरा दिन उसका हाथ बिजी रहा था इस पेंटिंग को बनाने में। एंड देयर सी स्टैंड, और तब ये पेंटिंग बन के तब ये पेंटिंग पूरा बना ऊपर से नीचे तक, ठीक है। तो ये बातें बोली जा रही है इस 4 लाइन के बारे में। अब इसी का मान लीजिए एक्सप्लेनेशन आ जाएगा तो आप कैसे लिखिएगा उसी फॉर्मेट के माध्यम से, तो इसी का हम एक बार करवा देते हैं। देखिए तो यहाँ पे आप लिखिएगा कैसे, पहले आपका रेफरेंस लिखना है, मतलब ऊपर के 3 लाइन जो जिसके द्वारा लिखा गया है। तो दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम माई लास्ट डचेस विच इज़ ब्यूटीफुली रिटन बाय, ये जो रेड वाली लाइन है बस वही चेंज होगा बाबू, ठीक है। तो दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम माई लास्ट डचेस के अगर दूसरा वाला कोई आ गया दूसरे जगह का तो वहाँ पे उसका पोएम का नाम लिखिएगा। तो दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम माई लास्ट डचेस विच इज़ ब्यूटीफुली रिटन बाय अ वेरी फेमस पोएट रॉबर्ट ब्राउनिंग के द्वारा लिखा गया है। ही इज़ द मोस्ट पॉपुलर पोएट ऑफ विक्टोरियन एज, जो कि विक्टोरियन एज के बहुत ही फेमस पोएट है, ठीक है। तो ये इतना लिख दीजिएगा। अगर दूसरे चीज़ का अगर दूसरे पोएम का स्टेंजा आएगा तो उसी हिसाब से लिख दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे रेफरेंस के बाद कंटेक्स्ट में या फिर एक्सप्लेनेशन में क्या लिखेगा, तो इन दिस लाइन्स द पोएट वांट्स टू से दैट, मतलब इस लाइन के माध्यम से पोएट कहना चाहते हैं कि अब यहाँ पे आपको यहाँ से लेकर और यहाँ तक वो क्या ऐड करने हैं, आपको क्या ऐड करने हैं, समरी ऐड करने हैं या फिर उसका जो आपको मालूम रहेगा वो ऐड करने, ठीक है। अगर आपको मालूम है तो वो ऐड कर दीजिएगा और नहीं मालूम रहेगा तो आप समरी ऐड कीजिएगा क्रिटिकल एप्रिसिएशन का। लेकिन ये क्रिटिकल नोट्स नहीं देना भूलिएगा, क्योंकि क्रिटिकल नोट्स डायरेक्ट बता देगा कि आप पढ़े कि नहीं, और ये पढ़े रहेंगे तो इतना एग्जामिनर को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो इससे आप बच सकते हैं कि क्योंकि समरी आपको देखेगा तो फिर दिक्कत होगी थोड़ी। तो क्रिटिकल नोट्स ऐड कीजिएगा, पोएम के बारे में बताइएगा कि पोएम अगर आपको पता है तो बताइएगा, और वो 8 पोएम आप पढ़ के जाइएगा, ठीक है, जिसमें से 4 मैंने करा दिए हैं और 1-2 का क्रिटिकल एप्रिसिएशन में करवा दूंगा, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है। और 2-3 अगर एग्जाम का टाइम बढ़ता है तो वो भी करवा दूंगा। तो क्रिटिकल नोट की बात करें
तो पोएम की क्रिटिकल नोट में आप क्या दीजिएगा, रॉबर्ट ब्राउनिंग के बारे में आप जानते होंगे, तो दीजिएगा रॉबर्ट ब्राउनिंग इज़ वेरी फेमस फॉर ड्रामेटिक मोनोलॉग। ड्रामेटिक मोनोलॉग के लिए बहुत फेमस है। ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होता है वो, तो ड्रामेटिक मोनोलॉग में ऐसा होता है कि सिर्फ एक जो होता है बोलने वाला बस बोलते रहता है, और सामने वाला जो लिसनर होता है वो साइलेंट लिसनर होता है, बस वो सुनते रहता है। और पूरा का पूरा पोएम जो बोला जाता है बस एक कैरेक्टर द्वारा पूरा का पूरा पोएम बता दिया जाता है, जिसको मैंने आपके लिटरेरी टर्म में भी कवर किया था, ठीक है, जो कि आपके 10 मार्क का पूछता है। अब ऑल स्टेंजा रोट इन हीरोइक कपलेट, और स्टेंजा जो है क्या हीरोइक कपलेट में लिखा है कि नहीं लिखा है बाबू, बताइए। बिल्कुल लिखा है, तो इसको लिखिएगा। और राइमिंग स्कीम कपलेट का क्या होता है, ए बी बी होता है। और इसको एक बार और समझा देंगे कि राइमिंग स्कीम कैसे निकालते हैं अभी, ठीक है। और द लैंग्वेज इज सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड, यहाँ पे सिंपल होगा, ठीक है। द लैंग्वेज इज सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड, इतना लिख दीजिएगा। अब चलिए अब आगे बात करते हैं दूसरे फॉर्म के बारे में, दूसरा फॉर्मेट के बारे में। दूसरा फॉर्मेट कब आपको यूज़ करना है, तो देखिए अगर पता नहीं हो आपको लाइन की श्योरिटी नहीं हो कि श्योर नहीं है आप किस लाइन का पोएम है, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, कहीं कन्फ्यूज़न हो जाता है वो कोई दिक्कत नहीं है। तो थोड़ा सा मान लीजिए कन्फ्यूज़न हो गया या फिर आपको पता ही नहीं है, तब आप ये वाला फॉर्मेट अप्लाई कीजिएगा, जिसमें आपको क्या करना है, दीज लाइन्स दीज गिवन, जो ऊपर वाला कंटेक्स्ट रेफरेंस लिखते थे ना आप, वो आपको थोड़ा नीचे लिखना है ताकि डायरेक्ट उसको एग्जामिनर को पता ना लगे। अब देखिए कैसे लिखना है आपको, तो देखिए दीज गिवन लाइन्स, यहाँ पे जो लाइन दिया रहेगा आपको 4 लाइन दिया रहेगा ना, उसको आपको सेम टू सेम एस टू एस मतलब सेम टू सेम आपको यहाँ पे उतार देना है। रोट गिवन लाइन सेम टू सेम, ये जो यहाँ पे 4 लाइन दिया रहेगा उसको सेम टू सेम यहाँ पे उतारने हैं दीज गिवन लाइन्स करके। और उसके बाद क्या लिखना है, हैव बीन टेकन फ्रॉम, जो कि लिया गया है। यहाँ पे पोएम आपको जो कन्फ्यूजन रहेगा आप एक्सपेक्टेड करके आपको डाल देना है। विच इज़ ब्यूटीफुली रिटन बाय, जो कि बहुत ही अच्छे से लिखा गया किसके द्वारा, अ वेरी फेमस पोएट। कौन है पोएट, अब वेरी फेमस, यहाँ पे विक्टोरियन होगा, मेटाफिजिकल होगा, जो होगा जो डाल दीजिए। मेटाफिजिकल तो नहीं होगा, मेटाफिजिकल पोएट होगा, एज नहीं होगा फिर, या मैं यहाँ पे दीजिएगा विच इज़ ब्यूटीफुली रिटन बाय अ फेमस विक्टोरियन पोएट, एलिजाबेथन पोएट, रोमांटिक एज पोएट, जो भी रहेगा यहाँ पे डाल देना है आपको एज का नाम, और उसके बाद यहाँ पे पोएट का नाम डालना है, ठीक है। और उसके बाद इन दिस लाइन द पोएट वांट्स टू से दैट, और यहाँ पे आपको फिर अपना व्यू देना है, उसके बारे में आप समझते हैं तो वो देना है, नहीं तो एक्सपेक्टेड करके आपको क्रिटिकल एप्रिसिएशन का जो मेन पॉइंट होगा वो देना है, ठीक है। मतलब जो समरी वगैरह होती है उसके बारे में जो आपको, या फिर आपको 4 लाइन से कुछ समझ में थोड़ा थोड़ा आ रहा है तो उसके बारे में आपको लिख देने हैं। और उसके बाद लास्ट में आपको क्रिटिकल नोट इसमें भी ऐड करना है। आप क्रिटिकल नोट इसमें ऐड कीजिएगा, तो इसमें आपको मान लीजिए आपको पता ही नहीं है कि उसमें इतना लाइन है, जब पोएम के बारे में पता है तो कैसे उसके बारे में फिगर ऑफ स्पीच के बारे में पता होगा, बताइए। तो अब तो गड़बड़ हो जाएगा। तो उसमें देखिए 2-3 लाइन हमेशा फिक्स रहता है। पहला तो है यहाँ पे ये वाली, द लैंग्वेज इज सिंपल एंड ईजी टू अंडरस्टैंड। ईजी के जगह पे एक जगह पे ईजी की जगह पे आप सिंपल लगा दीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये तो फिक्स है, ये तो आपको आया पोएम, कोई भी पोएम आए उसमें आप ये लिख देना है, कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद राइमिंग स्कीम आप कैसे निकालेंगे, तो राइमिंग स्कीम जो 4 लाइन दिया रहेगा उसका, तो आप वहाँ पे लिखेगा द गिवन लाइन का मतलब गिवन लाइन का राइमिंग स्कीम जो है, राइमिंग स्कीम ऑफ द गिवन लाइन्स, उसको क्या देना है आपको, वहाँ पे आपको निकाल के देना है, ठीक है। राइमिंग स्कीम निकालने आता है कि नहीं आता है, तो चलिए एक बार और समझा देते हैं। तो राइमिंग स्कीम यहाँ पे ऐसा है, यहाँ पे देखिए राइमिंग स्कीम, यहाँ पे देखिए लास्ट वाली साउंड जो हो रही है क्या चीज़ से एंड हो रही है, वॉल से और कॉल से, और नीचे हैंड से स्टैंड से। तो लास्ट वाली साउंड देखिए यहाँ पे क्या एंड हो रहा है, वॉल कॉल, मतलब एक जैसा साउंड हो रहा है। तो इसके लिए राइमिंग स्कीम क्या होगी, ए, और यहाँ पे हैंड्स स्टैंड्स, तो इसके लिए क्या होगा, बी। तो राइमिंग स्कीम ऐसे ही निकलता है। राइमिंग स्कीम का वीडियो नहीं देखे हैं तो द ईव ऑफ सेंटेंस का सेकेंड लेक्चर है ना, उसको देख लीजिएगा, हम उसका लिंक प्रोवाइड कर देंगे, उसमें आपको बताए हुए हैं, ठीक है। तो अभी देखिए इसी के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इतना हो जाएगा। उसके बाद क्या है, एक सेकेंड, हाँ, यहाँ पे आप लिखने के बाद यहाँ पे आपका मैन आइडिया देना, और क्रिटिकल नोट में आपको क्या देना है, राइमिंग स्कीम को आपको निकाल के रख देना है। उसके बाद द लैंग्वेज इजी सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड लिख देना है। पोएट इज़ ब्यूटीफुली, अगर इमेजिनेशन का यूज़ किया आपको लग रहा है तो इमेजिनेशन वाला पार्ट दे देना है। और दिस पोएम इज़ मोस्ट फेमस ऑफ इंग्लैंड, और अगर इंग्लैंड के लिए फेमस पोएम है क्योंकि मेजॉरिटी पोएम वहीं का लिखा गया है तो वहाँ के लिए फेमस ही होगा, तो ये भी अगर कहीं बीच में होगा तो घुसा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब चलिए इसी पे भी एक एग्जाम्पल करवा देते हैं आपको, वही वाला सेम टू सेम। तो आप इसको कैसे उसी का सेम टू सेम लिखिएगा, तो दिस गिवन लाइन द गिवन लाइन, आपको वही 4 जो लाइन है वो उसको आपको उतारना है, और इन्वर्टेड कॉमा है उसको बंद करना है। आई हैव बीन टेकन फ्रॉम माई लास्ट डचेस, माई लास्ट डचेस का है, या फिर आपको थोड़ा सा लगता रहेगा तो वही डाल दीजिएगा, विच इज़ ब्यूटीफुली फेमस बाय। और उसके बाद एक बात और,
कि अगर आपको लगे श्योरिटी नहीं है, बिल्कुल ही श्योरिटी नहीं है, तो आप इन्वर्टेड कॉमा में मत डालिएगा, ठीक है। क्योंकि अगर इन्वर्टेड कॉमा में डालिएगा तो अगर डायरेक्ट उसको नजर आ जाएगा तो फिर आपको डायरेक्ट नंबर कट जाएगा, ठीक है। तो श्योरिटी हो, थोड़ा बहुत हो, तो आप ये वाला डाल सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हैव बीन टेकन फ्रॉम दिस विच इज ब्यूटीफुली रिटन बाय अ फेमस विक्टोरियन पोएट रॉबर्ट ब्राउनिंग। इन दिस लाइन्स द पोएट वांट्स टू से दैट, वही वाला आपको पार्ट लिखना है जो कि आपको लगे, ठीक है। समरी वगैरह, सेंट्रल आइडिया, जो भी आपको समझ में आ रहा है उसके बारे में वो लिखना है। और क्रिटिकल नोट में आपको जो मेन पॉइंट है जिसके बारे में आपको लग रहा है कि ये तो होता ही है, जैसे कि यहाँ द लैंग्वेज इज सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड हमेशा रहता है, तो ये तो आपको डालना ही है। राइमिंग स्कीम आप पता कर लीजिएगा, तो ये भी डाल देना है। और अगर रॉबर्ट ब्राउनिंग के बारे में पता है कि वो ड्रामेटिक मोनोलॉग के लिए फेमस है, तो ये डाल देना है। फिगर ऑफ स्पीच के बारे में है तो फिगर ऑफ स्पीच डाल दीजिएगा। तो ये सब मस्त से डाल दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब चलिए एक और बात आप बता देते हैं। तो इसी प्रकार से आपका क्या होगा, एक्सप्लेनेशन पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा पॉलीग्राफ की गोल्डन ट्रेजरी से। और आपके अगर एक दो होगा क्वेश्चन तो कभी करवा देंगे। और बस आपको ये 8 जो है ना, यहाँ पे दिया गया है 8 का 8, इसको बस अच्छे से तैयार करना है, जिसमें से 4 हम तैयार करवा दिए हैं। और ये जो 5वां जो है टू स्काइलर, इसका क्रिटिकल एप्रिसिएशन 1-2 दिन में आपके चैनल पे आ जाएगा। और O2 नेट एंगल का, तो इससे भी आपका दोनों का समझ में आ जाएगा। और बस आपको क्या करना है, ये 3 को कंप्लीट करना है खुद से। अगर 3 को कंप्लीट नहीं हो गया तो इसका तो हम प्रोवाइड कर देंगे आपके व्हाट्सएप ग्रुप में अभी बता देता हूँ। तो व्हाट्सएप ग्रुप में आपको इसका जो है ना मैन जो पॉइंट्स, मैन लाइन जो होगा उसको हम प्रोवाइड कर देंगे फिलहाल। और अगर टाइम मिला ना, अगर टाइम बढ़ाया गया तो इन तीनों को भी समझा देंगे, बस लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। क्योंकि आपका क्रिटिकल एप्रिसिएशन है ना, इसी 5 में से एक ना एक आ जाएगा, चिंता मत लीजिए। अब चलिए व्हाट्सएप ग्रुप में एक बार और बता देते हैं। तो व्हाट्सएप ग्रुप में देखिए, अगर आप कोई नया है, अगर व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, पार्ट 1 के छात्र हैं, तो आप जुड़ जाइए। क्योंकि इस पर पार्ट 2 का जब बैच चलेगा तो आपका सारा का सारा स्टडी मटेरियल इसी पे प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। और दूसरी बात, आपके पार्ट 1 का जो एग्ज़ाम आने वाला है, तो आपको कोई भी PDF की ज़रूरत पड़े बाबू तो आप बोल सकते हैं, मैं सारा PDF आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगा, मैं जब बोलोगे आप तब हम आपको दे देंगे। आपका क्या होगा, इससे एक फ़ायदा हो जाएगा कि जल्दी जल्दी आप रिवाइज कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस नंबर पे कोई दिक्कत हो तो आप इस नंबर पे कॉल करके या फिर मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ जाइए, मस्त से पढ़ाई कीजिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और टेंशन मत लीजिए, क्योंकि टेंशन लेने का नहीं, ऑलवेज देने का, ठीक है।